प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। अमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन से नए परिवर्तन हो रहे हैं, कौन सी प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आ रही है, राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रही है। तो आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ। अमर्जिंग ट्रेंड एंड चैलेंजेस बिफोर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारत एक विशाल विविधताओं वाला लोकतांत्रिक देश है। 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ और नए संविधान में देश की विविधताओं को ध्यान में रखा गया। संविधान का निर्माण विविधताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। भारतीय संविधान को एक विशुद्ध मौलिक संविधान नहीं बनाया गया, बल्कि एक आदर्श और व्यवहारिक संविधान बनाने का प्रयास किया गया ताकि देश के सभी लोग संतुष्ट हों। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें 17 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त था। इस चुनाव में 75 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिसमें कुछ राष्ट्रीय दल व कुछ स्थानीय दल थे। देश में अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल-मई 2019 में संपन्न हुए। इस चुनाव में 7 राष्ट्रीय दलों और 52 राज्य दलों ने भाग लिया। भारत के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय राजनीति के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आए। मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन किए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन हुए। राजनीतिक व्यवस्था में जो नवीन प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई है, नवीन चुनौतियां उभर कर के सामने आई है, उन पर हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इन नवीन प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति जो है वो है गठबंधन सरकारों का युग। हालांकि 2014 से 2019 का समय छोड़ दिया जाए 16वीं और 17वीं लोकसभा को, तो इससे पहले 1977 से लेकर के लगभग 2009 तक केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर रहा। 1977 में 4 राजनीतिक दलों ने मिलकर केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनाई। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा ने अन्य दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई। 1996, 98, 99 में 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी। 2004 व 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 1 व 2 यानी 2004 व 2009 में गठबंधन की सरकार बनाई। अब क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या ने राष्ट्रीय दलों को कमज़ोर किया। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन करके राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ी। क्षेत्रीय दल केंद्रीय सरकार की छोटी छोटी बातों से नाराज होकर समर्थन वापसी की धमकी देते हैं। तो वर्तमान समय केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग नहीं, बल्कि स्पष्ट बहुमत या वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय व्यवस्था का जो युग था वो दोबारा 2014 से आ गया। 1952 से लेकर के अगर हम 77 देखें तो केंद्र में एक दलीय की जो प्रणाली है उसकी प्रधानता थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही दबदबा था। और 2014 से 2023 तक अगर हम देखें तो केंद्र में बीजेपी का दबदबा है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है। तो इंडियन पॉलिटिकल नया ट्रेंड ये आया है कि एक बार फिर जो है कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस होता था, बहुमत होता था, उसकी जगह आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में बहुमत है और काफ़ी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरा महत्वपूर्ण ट्रेंड है प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या।
1996 के बाद देश में अक्षत्रिय दलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अक्षत्रिय दलों की न केवल संख्या बढ़ रही है बल्कि उनका वोट परसेंट व उनकी सीटें ही बढ़ रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी को 22 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 21 सीटें प्राप्त हुई। दोनों ही पार्टियां संप्रग 2 यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, इनको बाहर से ये दोनों पार्टियां समर्थन दे रही थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 को केंद्र में 8 क्षत्रिय दलों का समर्थन प्राप्त है। अक्षत्रिय दलों के समर्थन पर ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार टिकी हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 52 राजनीतिक दलों को राज्य दल या क्षत्रिय दल की मान्यता दी गई। चुनाव आयोग ने लगभग 1687 दलों को पंजीकृत दल माना। यानी भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या अधिकतम जो है 4 से लेकर के 8-9 के बीच में रहती है, लेकिन राज्य दलों की संख्या जो है 50 के करीब रहती है। राज्य दलों की संख्या बढ़ रही है। लगभग प्रत्येक कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में राज्य दल है, जो न केवल राज्य राजनीति को बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। और यही कारण है कि पिछले 2 टर्म को छोड़ दिया जाए तो केंद्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत प्राप्त न होने का एक बड़ा कारण अक्षत्रिय दलों की बढ़ती संख्या, बढ़ता हुआ राजनीतिक महत्व है। राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी जो चुनौती है सशक्त विपक्षी दल का उदय। भारतीय 1977 के आम चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी ने सरकार बनाई। पहली बार कांग्रेस ने केंद्र में मजबूत विपक्षी दल की भूमिका का निर्वाह किया। 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत विरोधी दल के रूप में उभरा। 1998 व 99 के चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर कांग्रेस मजबूत विपक्षी दल बना। 2004 व 2009 के चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व में यूपीए 1 और 2 के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। 2014 और 19 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत की मुख्य विपक्षी दल की भूमिका का निर्वाह किया। तो सशक्त विरोधी दल का पिछले अगर 2 टर्म से देखें तो सशक्त विपक्षी दल का जो है लगभग अभाव पाया जाता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 48 और 2019 वाले चुनाव में 52 सीटें प्राप्त हुई। दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को टोटल लोकसभा सीट का 10% यानी 55 सीटें प्राप्त नहीं हुई। इसलिए कांग्रेस को संवैधानिक रूप से मुख्य विपक्षी दल की मान्यता नहीं मिली। ये जो है एक नया ट्रेंड, एक नई चुनौती भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष बन रही है। चौथा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति का उदय। पिछले 2 टर्म को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री की जो है पहले कमज़ोर स्थिति रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो सत्ताधारी दल है वो क्षेत्रीय व अन्य राष्ट्रीय दलों के सहयोग पर टिका हुआ था। छोटे छोटे राजनीतिक दल भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर सरकार को बार बार गिराने की धमकी देते रहे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत के दौरान 1 मत से हार गई। इससे देश को करोड़ों रुपए समय पूर्व चुनाव में खर्च करने पड़े। 2004 व 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के सामने झुकना पड़ा। कुछ क्षेत्रीय दलों ने सरकार से समर्थन भी वापस लिया, अन्य क्षेत्रीय दलों ने सरकार को समर्थन दिया। 2009 व 2014 कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कमज़ोर प्रधानमंत्री का आरोप लगाया। कहा कि इससे भारत की विदेश नीति लगातार कमज़ोर हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा कमज़ोर हुई है। 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक भारत में स्पष्ट बहुमत से शक्तिशाली प्रधानमंत्री की स्थिति देखने को मिली। तो एक लेटेस्ट ट्रेंड पिछले 2 टर्म से हम केंद्र में देखें तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है और बीजेपी में जो है प्रधानमंत्री की स्थिति काफ़ी प्रभावशाली रही। इसलिए देखे नया ट्रेंड काफ़ी लंबे समय बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा था 1952 से लेकर के लगभग 1991 तक,
वो ट्रेंड हमें दोबारा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जो है एक प्रभावशाली भूमिका में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नया ट्रेंड आया, वोट बैंक की राजनीति का उदय। प्राय सभी राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों ने जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर लोगों में एक प्रकार से फूट डालने का कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर व हिंदुत्व की बात की। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का वायदा किया। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि वह धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर कहा कि किसी बेकसूर अल्पसंख्यक को हिरासत में न लिया जाए। इस तरह पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सिख धर्म व संस्कृति के संरक्षण के लिए सिख नेताओं को आकर्षित करता है। केरल में मुस्लिम लीग मुसलमानों के विकास की बात करके वोट बैंक की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि वह मुस्लिम मतदाताओं को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी राजनीतिक दलों ने मुस्लिम मतदाताओं के वोट प्राप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश के लिए खतरा बताया। 2019 के लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय व राज्य दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया। तो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि देश में पॉलिटिकल सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक की राजनीति करता है। वोट बैंक के अनुसार ही वो नफ़ा नुकसान को देख करके वायदे करता है, चुनावी घोषणाएं करता है, अपने घोषणा पत्र में नीति नियम बनाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती जो है जातिवाद की समस्या है। प्राय सभी राजनीतिक दल जाति को आधार मानकर प्रत्याशियों का चयन करते हैं। चुनाव प्रचार में, मंत्रिमंडल के निर्माण में जाति तत्वों की निर्णायक भूमिका रहती है। भारत में चुनाव विश्लेषण भी जाति के आधार पर किया जाता है, जो कि मतदाताओं को किसी विशेष राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में मतदान करने के लिए प्रेरित करता है। देश में जनगणना का आधार भी जाति होता है और जातीय गणित के आधार पर राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति तय करते हैं। जगदीश चंद्र जौहरी ने तो कहा है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक शिखर पर पहुंचना चाहता है तो उसे अपने जाति को आगे लेकर के चलना पड़ता है। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि भारत में जाति ही सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो एक प्रकार से राजनीतिक दलों ने जाति को एक वोट बैंक के रूप में लेकर के राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष चुनौती पेश की है। धर्म की बढ़ती हुई नकारात्मक भूमिका भी राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष बड़ी चुनौती है। भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो अंग्रेजों ने जानबूझकर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अपनाया। स्वतंत्रता के पश्चात भी देश में धार्मिक विविधताओं का राजनेताओं द्वारा दुरुपयोग किया गया। धर्म के आधार पर अनेक दबाव समूह अस्तित्व में आए और इन दबाव समूह ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। धार्मिक दबाव समूह के साथ साथ धर्म आधारित राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ। धर्म आधारित राजनीतिक दलों ने धर्म के नाम पर मतदाताओं को गुमराह किया और सांप्रदायिकता की राजनीति को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ भारत में शंकराचार्य, मठाधीशों, इमामों ने भी अपने ही विचारों में दलीय निष्ठा प्रकट करके सांप्रदायिकता की राजनीति में वृद्धि की। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कांग्रेस के वोट करने की अपील की। इसी तरह से दूसरे धर्मगुरुओं ने अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में मतदान करने की जो घोषणाएं की, जिस तरह का संदेश दिया, उससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जो है दुष्प्रभाव हमें दिखाई देता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती जो है भाषाई राजनीति का उदय होना है। भाषा के आधार पर ही हम भारत को दो भागों में बटा हुआ देखते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत हिंदी बहुल भारत है और दक्षिण भारत जो है नॉन हिंदी बहुल भारत है, जो अंग्रेजी और साउथ की लैंग्वेज को ध्यान देता है। दक्षिण भारत के लोगों और नेताओं का आरोप है कि हिंदी भाषा के नाम पर उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। दक्षिण भारत के नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति में
उत्तर भारत की ही निर्णायक भूमिका रही है। देश में ज़्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर भारत के रहे हैं। दक्षिण भारत में अक्षत्रिय दलों का अस्तित्व भारतीय राजनीति में अक्षत्रवाद की राजनीति के प्रभाव को स्पष्ट करता है। अक्षत्रवाद की राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती अक्षत्रवाद की राजनीतिकरण है। अक्षत्रवाद की राजनीति कारण देश में अक्षत्रिय दलों की संख्या व शक्ति में वृद्धि हो रही है। अक्षत्रवाद की राजनीति करने से राष्ट्रीय दलों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। अक्षत्रिय दल अक्षत्रिय हितों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकारों पर अक्षत्र विशेष की अनदेखी का आरोप लगाते हैं। अक्षत्रिय दल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अक्षत्रिय हितों को प्राथमिकता देते हैं। अक्षत्रिय दलों के कारण पिछले काफ़ी समय से केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर जारी है। बार बार केंद्र सरकारों को अस्थिर करने की धमकी भी अक्षत्रिय दलों द्वारा दी जाती है। अक्षत्रिय दलों की बढ़ती संख्या से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सरकार की कमज़ोर स्थिति का मजाक बनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में अक्षत्रिय दलों की राज्य शासन में मुख्य भूमिका रही है। जैसे तमिलनाडु में एक प्रकार से टू पार्टी सिस्टम है, डीएमके और एआईडीएमके। एक दल सत्ता में होता है, दूसरा विपक्ष में होता है। तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। राज्य स्वायत्तता की मांग भी राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकारें केंद्र पर लगातार राज्यों को दबाने का आरोप लगाती है। अक्षत्रिय दलों के सत्ता में आने से अक्षत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। राज्य सरकारें वित्तीय मामलों में केंद्र से लगातार और अधिक स्वायत्तता की मांग करती है। राज्य सरकारें चाहती है कि केंद्र सरकार का राज्य नीति निर्माण में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। केंद्र सरकार को केवल महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, रक्षा, विदेश, संचार, यातायात इत्यादि तक सीमित रहना चाहिए। राज्य सरकारें मानती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है। राज्यों की आय के साधन सीमित है, इसलिए राज्य सरकारें अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाती। करों का एक उचित भाग राज्यों को प्रदान होना चाहिए। उनकी आय के स्रोतों में वृद्धि होनी चाहिए। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती है। नए राज्यों की मांग के रूप में भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती पेश की है। भारत में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद से लगातार नए राज्यों का गठन जारी है। छोटे छोटे राज्यों की मांगों के पीछे क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन का आधार बताया जाता है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्षेत्र की मांग राज्य की मांग क्षेत्रवाद के आधार पर आर्थिक भेदभाव का एक परिणाम है। तेलंगाना के लोग शेष आंध्र प्रदेश पर आरोप लगाते हैं कि उनके आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण शेष आंध्र प्रदेश द्वारा तेलंगाना का आर्थिक शोषण है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य, असम में बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, पूर्वांचल में बुंदेलखंड, जम्मू कश्मीर में डोगरीलैंड, कर्नाटक में कोरडवा, गुजरात में सौराष्ट्र इत्यादि छोटे राज्यों की मांग ने देश के संघीय ढांचे को संकट में डाला है। राजनीतिक अपराधीकरण भी एक प्रकार से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष बड़ी चुनौती है। सभी राजनीतिक दल ज़्यादा संख्या में एमपी एमएलए जीतने के लिए समाज में दबंग और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को टिकट प्रदान करते हैं। क्योंकि समाज में इनका विशेष प्रभाव होता है, इसलिए आपराधिक छवि वाले व्यक्ति साम दाम दंड भेद द्वारा चुनाव जीत लेते हैं। संसद या विधानसभा में पहुंचने पर इन जनप्रतिनिधियों से जनहितकारी नीतियों की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में लगभग 14% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, जिसमें 154 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभाओं में भी आपराधिक व्यक्ति के छवि के व्यक्ति चुनाव जीतकर सदन में पहुंचते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के 889 प्रत्याशी यानी 11% प्रत्याशियों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सभी दलों ने काफ़ी गंभीर अपराधियों को उम्मीदवार बनाया और इनमें से कई उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी संख्या में
क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। न केवल लोकसभा में बल्कि राज्य विधानसभा में भी बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती राजनीतिक भ्रष्टाचार की है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से इसमें अधिक वृद्धि हुई है। अब तक के प्रमुख घोटालों में जैसे भूपोत्सव घोटाला, हवाला कांड, पशु चारा घोटाला, संसद में नोट कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, राजनीतिक भ्रष्टाचार से जनता में नेताओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है। राजनीतिक भ्रष्टाचार ने लोगों के समक्ष राजनीतिक दलों के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है और आम जनता का नेताओं के प्रति विश्वास कम हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समस्या एक बड़ी चुनौती समय समय पर हंग पार्लियामेंट की रही है। पिछले 2 चुनाव को छोड़ दिया जाए, 16वीं और 17वीं लोकसभा को, तो उससे पिछले 2-3 दशकों में लगातार हंग पार्लियामेंट रही। 2 बड़े राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा के बिना केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल था। दोनों दलों ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके केंद्र में सरकार बनाई। राष्ट्रीय दलों द्वारा केंद्र सरकार का नेतृत्व करने पर भी क्षेत्रीय दलों का केंद्र सरकारों पर दबाव रहा। त्रिशंकु संसद के कारण केंद्र सरकार अस्थिर और कमजोर सरकारें बनी। केंद्र सरकार खुलकर घरेलू एवं देश नीति का निर्माण नहीं कर सकी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार के हितों को सही ढंग से पेश नहीं किया गया। गठबंधन सरकार में देश की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर होती है। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों पर बहुमत के आंकड़े को बनाए रखने के लिए कोई दबाव नहीं डालते। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और त्रिशंकु संसद जो है उसका युग समाप्त हो गया। और 2014 और 2019 में केंद्र सरकार ने घरेलू नीति और विदेश नीति में खुल करके निर्णय लिया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ी चुनौती आरक्षण की राजनीति है। प्राय सभी राजनीतिक दल आरक्षण की राजनीति करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल अनुसूचित जातियों, जनजातियों व सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण का समर्थन करता है। संविधान लागू होने के 73 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आज भी SC/ST पोस्टों पर बैकलॉग नहीं भरा गया। दूसरी तरफ सरकारें धर्म व आर्थिक आधार पर अन्य जातियों को आरक्षण उपलब्ध करवा रही। अब सामान्य वर्ग भी, अन्य जातियां भी आरक्षण के लिए आए दिन धरने व प्रदर्शन करती हैं, जिससे समाज में द्वेष व अमन से फैलता है। राजनीतिक दल भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों में विभिन्न श्रेणियां बनाकर सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करके आरक्षण की राजनीति को आगे बढ़ाया है और जनरल कैटेगरी के वोटरों को आकर्षित करने का प्रयास किया। तो आरक्षण की राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। भारतीय राजनीति में युवाओं की बढ़ती हुई भूमिका, ये भी एक नया ट्रेंड आया है। विशेष करके पंचायती राज में पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में भाग ले रहा है। 2009 राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में 45% से कम आयु के 126 सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 18 से 23 आयु वर्ग के 39% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया, जिसके कारण पहली बार भाजपा स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार गई। वहीं कांग्रेस को इस आयु वर्ग के 19% मतदाताओं ने वोट दिया और पार्टी को केवल 44% सीटें मिली। कांग्रेस ने 2044 सीटें मिली। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 45 वर्ष से कम के 95 उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनमें से केवल 7 उम्मीदवार जीते। इन चुनाव में एनडीए को 45% युवाओं ने मत दिया, जबकि यूपीए को 21% युवाओं ने मत दिया।
अक्षत्रिय दलों में 45% से कम आयु के उम्मीदवारों ने अन्ना द्रमुक के 11, तृणमूल कांग्रेस के 9, बीजू जनता दल के 2, तेलंगाना राष्ट्र समिति के 5, वाईएसआर कांग्रेस के 5, शिवसेना के 4 सांसद चुने गए। भाजपा की प्रत्याशी हिना गाविन महाराष्ट्र की नंदुरबार लोकसभा से चुने जाने वाली सबसे युवा सांसद बनी, जिसकी आयु 25 वर्ष थी। देश के कुल 81.5 करोड़ मतदाताओं में से 12 करोड़ मतदाताओं की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच थी, जिसका लाभ भाजपा को मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव व उसके बाद के राज्य विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी। तो भारतीय राजनीति में पंचायती राज से लेकर के राष्ट्रीय पंचायत तक युवाओं की भूमिका जो है राजनीति में लगातार बढ़ रही है। प्राय सभी राजनीतिक दल युवाओं को अवसर देने के पक्ष में हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नया ट्रेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऐतिहासिक हार है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रिकॉर्ड हार हुई। यहाँ तक कि 1977 में आपातकाल की राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद भी पार्टी को 154 सीटें मिली थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 115 सीटें मिली और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 19.3% मत के साथ केवल 44 सीटें मिली और जो मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ। यूपीए गठबंधन को इस चुनाव में कुल 59 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को भारत के किसी भी राज्य में 2.5 में सीटें नहीं मिली। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। भारत के कुछ राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, गोवा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, उड़ीसा इत्यादि में कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। – 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 10% से कम यानी केवल 52 सीटें प्राप्त हुई। इसलिए मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा पार्टी नहीं प्राप्त कर पाई और देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार गई। इसलिए राज्यों में भी जो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का बहुमत जो है रहा। ये एक नया ट्रेंड उभर करके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आया। निर्दलीयों का घटता महत्व, ये राजनीतिक व्यवस्था में एक नया ट्रेंड आया कि पिछले 2 चुनाव में निर्दलीयों की संख्या लगातार घट रही है। 2014 के चुनाव में 7,000 के लगभग निर्दलीय उम्मीदवारों में केवल 3 उम्मीदवार चुनाव जीत पाए। यही नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में निर्दलीय प्रत्याशियों का मत प्रतिशत भी घटा। 2019 के लोकसभा चुनाव उसके बाद राज्य विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीयों के प्रति लगातार मतदाताओं का रुझान कम हो रहा है। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया ट्रेंड उभर करके सामने आ रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में देखें तो अक्षत्रिय दलों के प्रभाव में भी कमी आई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक को 37, तृणमूल कांग्रेस को 34, बीजू जनता दल को 20, शिवसेना को 18, तेलुगु देशम पार्टी को 16, टीआरएस को 11 सीटें मिली। बाकी अन्य अक्षत्रिय राजनीतिक दलों का इस चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो गया। अन्य अक्षत्रिय दलों की सीटों की संख्या केवल इकाई में रही। 2022 में हुए 5 राज्य विधानसभा चुनाव में अक्षत्रिय दलों के प्रदर्शन में कमी देखी गई। तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नया ट्रेंड ये रहा कि अक्षत्रिय दलों का प्रभाव जो है सीमित हो रहा है। राजनीतिक व्यवस्था में एक नया ट्रेंड जो है काफ़ी पुराना भी है, पर्सनालिटी कल्ट है, व्यक्ति पूजा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटों की उपलब्धि में नरेंद्र मोदी का 65% योगदान रहा, जबकि पार्टी का योगदान केवल 35% था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 44 सीटें मिलने के पीछे कांग्रेस का कमजोर निवर्तमान प्रधानमंत्री व कमजोर भावी प्रधानमंत्री का होना एक प्रमुख कारण रहा। बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने तीसरी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया और लोकसभा की 21 में से 20 सीटें अकेले जीती। अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक कुमारी जयललिता ने तमिलनाडु की 39 में से 37 सीटें प्राप्त करके व्यक्ति पूजा की राजनीति को प्रकट किया। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य की कुल 42 में से 34 सीटें प्राप्त की और भाजपा लहर के बाद भी कुमारी जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक विशाल व्यक्तित्व के बल पर
अपने अपने राजनीतिक गढ़ों को बचाने में सफल रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में लगातार दूसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के करिश्माई नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए तीसरी बार सरकार बनाई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नया ट्रेंड जो है सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता रहा है। ये एक गंभीर प्रवृत्ति है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अन्य दलों ने भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बताकर मतदाताओं को सचेत किया। कांग्रेस समेत क्षेत्रीय पार्टियों ने धार्मिक अल्पसंख्यक मतदाताओं विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को देश के लिए खतरा बताया। लेकिन इन चुनाव में मुस्लिम बहुल 92 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 38, शिवसेना को 3 सीटों पर सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर पिछले चुनाव में 32 से घटकर 10 पर पहुंच गई। मुस्लिम बहुल 92 सीटों में जहां 21% से लेकर 50% तक मुस्लिम वोटर थे, पर ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में 15 सीटें मिली और 2014 में बढ़कर 21 हो गई। भारत में 543 में से 451 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 5% से 20% के बीच और 92 सीटों में 16 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 50% से अधिक है। तो ये एक नया ट्रेंड जो है धर्म निरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आया। भाजपा को 1, कांग्रेस को 5, पीडीपी को 3, एमयूएल व माकपा को 2, एनसीपी को 1 सीट प्राप्त है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अन्य दलों ने भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बताकर मतदाताओं को सचेत किया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नया ट्रेंड मान्यता प्राप्त विपक्ष का अभाव। 16वीं लोकसभा के चुनाव में मान्यता प्राप्त विपक्ष का अभाव रहा। स्वतंत्रता के समय से ही पूरे देश में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में 44 सीटें मिली और 2019 के चुनाव में 52 सीटें मिली। दोनों ही चुनाव में टोटल लोकसभा सीटों का 10% से कम प्राप्त हुआ, इसलिए कांग्रेस को मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। जबकि तमिलनाडु में एआईडीएमके ने अकेले 39 में से 37 सीटों पर सफलता प्राप्त की। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण। 16वीं और 17वीं दोनों ही लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं के धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 543 में से 282 स्थान प्राप्त हुए और 17वीं लोकसभा चुनाव में 543 में से 303 स्थान प्राप्त हुए। भाजपा को इतनी बड़ी सफलता मिलने के पीछे धार्मिक कारण है। विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा ने हिंदू मतदाताओं को पूरी तरह से प्रभावित किया। लोकसभा के मतों का हिंदू और मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण हुआ और हिंदू बहुल भारत में भाजपा को इसका विशेष लाभ मिला और भारत के कुछ राज्यों में तो पार्टी ने 100% सीटें जीत ली। 2019 के लोकसभा चुनाव व 2022-23 के कुछ राज्य विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों ने वोटों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया। धर्म के नाम पर मतदाताओं को भ्रमित करने का, भड़काने का कार्य किया। तो धार्मिक ध्रुवीकरण जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ी जो प्रभावशाली जो है चुनौती रही है। आंदोलन की राजनीति भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नई चुनौती है। पिछले काफ़ी समय से समाज के विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्गों ने अपनी मांगों के लिए धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन व आंदोलन किया। कई बार आंदोलन का स्वरूप काफ़ी अराजक और हिंसक हुआ। विपक्षी दल भी आम जनता के आंदोलन का राजनीतिक आधार पर समर्थन करते हैं, इसलिए आंदोलन का स्वरूप काफ़ी हिंसक हो जाता है। सत्ताधारी दल चाहकर भी जनता के असंवैधानिक आंदोलन को सख्ती से नियंत्रित नहीं कर सकता। भारत में वर्तमान समय में सूचना तकनीक ने काफ़ी प्रगति की है। आंदोलन के हिंसक रूप को नियंत्रित करने के लिए जब सरकार पुलिस व सेना का सहारा लेती है तो जनसंचार के साधनों, मीडिया के लोग नियंत्रण को दमन व उत्पीड़न के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
इसे विपक्षी दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए जनता के आंदोलन को और ज़्यादा हवा देते हैं और ज़्यादा भड़काते हैं। सत्ताधारी दल की संवैधानिक कार्रवाइयों की भी कड़ी आलोचना करते हैं। इसलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन ने देश की राष्ट्रीय राजनीति को गहरे से प्रभावित किया। तो आंदोलन की राजनीति, चाहे वो किसानों की हो या किसी जाति विशेष की, जैसे राजस्थान में गुर्जरों के आरक्षण की राजनीति और हरियाणा में जाटों के आरक्षण का जो मूवमेंट है, वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक नए ट्रेंड के रूप में, एक नई चुनौती के रूप में उभर करके सामने आया। राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय सोच का अभाव। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न केवल पॉलिटिकल पार्टी बल्कि जनता में राष्ट्रीय सोच का अभाव है। भारत के अधिकांश लोग अपने क्षेत्र विशेष या प्रांत विशेष के हितों से जुड़े हैं। इन लोगों के लिए अपने क्षेत्र विशेष का विकास ही प्राथमिक पसंद है। पूरे देश की सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति के बारे में लोग जो है जानना पसंद नहीं करते। यानी क्षेत्रीय हित इनके लिए जो है प्राथमिक है। राष्ट्र का विजन, राष्ट्र का लक्ष्य, राष्ट्र की भावी परियोजनाओं पर कार्य करना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना, पूरे देश के लोगों के विकास के बारे में, कल्याण के बारे में सोचना और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण देश के रूप में प्रदर्शित करने वाली सोच का अभाव न केवल राजनीतिक दलों के नेताओं, वर्करों में पाया जाता है, बल्कि आम जनता में भी इस तरह की राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया जाता है। आमतौर पर नागरिक क्षेत्रीय हितों को या जातीय हितों को या धार्मिक हितों को प्राइमरी स्टेज पर रखते हैं। तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नया ट्रेंड, एक बड़ी चुनौती जो है सामने आ रही। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उभरती नई प्रवृत्तियों और चुनौतियों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।